In the last lecture, we were discussing about conventional and non-conventional energy resources, and we have started with the conventional or commercial energy sources. So we have discussed in conventional and commercial energy sources the fossil fuel like coal, petroleum, and natural gas today, and we have discussed the water energy, how we can how we can produce electricity by using hydropower, how we can convert the electricity by using the energy of water. Today we will discuss the last topic in conventional or commercial energy resources, that is nuclear energy. So in nuclear energy, which we have already discussed in detail in यूनिट 2 में हम न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर फिज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न दो तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें हम न्यूक्लियर फिज़न प्रोसेस के थ्रू हम एनर्जी जनरेट करके उसके थ्रू फिर स्टीम जनरेट करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये हमें बहुत अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि पोल्यूशन फ्री भी होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो चलता है उसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करना पड़ता है, और जब हम फ्यूल का यूटिलाइजेशन हमारे लिए नहीं रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, उस फ्यूल को डंप करते हैं। तो जब डंप करते समय भी उसमें काफ़ी मात्रा में यूरेनियम मौजूद रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एनर्जी इज न्यूक्लियर एनर्जी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैटर कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल नोन एज एटम, heavier unstable atom such as uranium-235, thorium-239 liberate large amount of heat energy. The energy released by the complete fission of 1 kg of uranium-235 is equal to the heat energy obtained by burning 4,500 tons of coal or 220 tons of oil. तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो अनस्टेबल एटम्स हैं लाइक यूरेनियम-235 और थोरियम-238, इनसे एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में हीट लिबरेट मतलब रिलीज़, बहुत लार्ज अमाउंट हीट जो है इनसे लिबरेट होती है। अब आप ये समझ लीजिए कि 1 किलोग्राम यूरेनियम जिसे जो हीट निकलती है दैट इज़ इक्वल टू द हीट जनरेटेड बाय, जो कि 4,500 टन कोयला जलाने से जो हीट उत्पन्न होती है, या 220 टन ऑयल जलाने से जो हीट उत्पन्न होती है, वही हमें यूरेनियम 1 किलो यूरेनियम-235 से हमें हीट जो है वह प्रोड्यूस होती है। अब इसमें लिमिटेशंस भी हैं कुछ। क्या लिमिटेशन है? हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे कि हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कि उसमें जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि लॉन्ग रन में तो बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है। लेकिन जो प्लांट का इंस्टॉलेशन होता है, जो इनिशियल स्टेज में जब होता है प्लांट का कंस्ट्रक्शन होता है, तो दैट बिकम्स वेरी कॉस्टली। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है यूरेनियम, थोरियम, ये भी पूरे विश्व में बहुत कम जगहों पर अवेलेबल है। डिफ़िकल्टीज एसोसिएटेड विद डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड शॉर्टेज ऑफ वेल ट्रेंड पर्सनल टू हैंडल द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब जो इसका जो वेस्ट होता है उसको डंप करने में बहुत ही मेहनत का काम है, कि बहुत ही गहरा पूल बनाना पड़ता है जिसमें ठंडा पानी होता है, उसमें इसको डंप करते हैं, क्योंकि डंप उस समय भी उसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चल रहा होता है, भले ही वो अब हमारे काम लायक ना हो कि जिससे कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। 1 बार 2 बार तो रीप्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमारे काम लायक नहीं रहता है। लेकिन तब भी उसमें 90% के करीब यूरेनियम रहता है और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चल रहा होता है, जो कि कई सालों तक चलता रहेगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक रहता है। आसपास का पानी में कंटामिनेशन हो सकता है और इसके रेडिएशन से भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, और ये रॉ मटेरियल अवेलेबल भी बहुत कम जगहों पे है। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं
जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में बाय यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें काम करने वाले ट्रेंड प्रोफेशनल्स भी आज की डेट में भी उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ है न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करने में। बाकी आप डिटेल तो काफ़ी कुछ सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो अभी क्या है, द प्रेजेंटली वर्किंग पावर प्लांट्स आर, अभी जो इंडिया में पावर प्लांट काम कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें जो पहला है वो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सब जो पावर स्टेशन है वो है तारापुर में, दैट इज़ नोन एज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इन महाराष्ट्र। सेकंड है राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर स्टेशन नियर टोटा, राजस्थान। तीसरा है कालापक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन नियर मद्रास, दैट इज़ नोन एज चेन्नई नाउ इन तमिलनाडु। एंड फोर्थ वन इज़ नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इन यूपी। तो अभी क्या है, मैक्सिमम 4 पावर स्टेशन हैं, जिसमें पहला है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, सेकंड इज़ राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर स्टेशन, थर्ड इज़ कालापक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन, और अपने यूपी में है वो नरोरा में है, दैट इज़ नोन एज नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इन यूपी। द मेन पॉइंट इज़ दिस कि अबाउट 3% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अपने देश में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका सिर्फ 3% ही अभी हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितनी भी बिजली का उत्पादन हो रहा है देश में, जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है इंडिया में, ओवरऑल प्रोडक्शन का सिर्फ 3% ही न्यूक्लियर पावर से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। Now come to the non-conventional or you can say non-commercial energy sources। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य से, हवा से और पानी से 3 तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज में आगे आपका द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड आर inexhaustible are called renewable sources of energy और non conventional energy। तो जो non conventional energy resources हैं ये रीन्यूएबल मतलब बार बार नया बनने में, रिन्यूएबल में सहायक, उस लायक बार बार नई एनर्जी बनेगी, रीन्यूएबल। तो और जो अब पहले हमने पढ़ा था वो था नॉन रीन्यूएबल। तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, दीज आर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और यू कैन से इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल माने होता समाप्त होना, तो इनएग्जॉस्टेबल जो समाप्त नहीं होगी। हवा हमेशा अवेलेबल है, सूरज के विकिरण हमेशा अवेलेबल है, समुद्र में पानी जिसमें ज्वार भाटा आएगा वो हमेशा अवेलेबल है। ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, हजारों लाखों करोड़ों साल तक हवा धरती पर रहेगी ही, सूरज की रोशनी धरती पर रहेगी, समुद्र में पानी रहेगा तो ज्वार भाटा रहेगा ही। तो इस तरह के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, दीज सोर्सेज आर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें 3 हम सोर्स पढ़ेंगे इसमें, इस टॉपिक में अपने। सम ऑफ दी सोर्सेज आर विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। तो वी विल डिस्कस विंड एनर्जी इन डिटेल, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस विंड एनर्जी। Winds are caused because of 2 factors। जो हवा है धरती पे, हवा किस वजह से है, वो 2 कारण हैं जो हवा होती है धरती पे। फर्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर। पहला जो हवा का रीज़न होता है वो जो सोलर एनर्जी है उसको क्या अर्थ की सरफेस एब्जॉर्व करती है, और एटमॉस्फेयर हमारा क्या करता है, उसको एब्जॉर्व करता है। सेकंड, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस एंड इट्स मोशन अराउंड द सन। और जो दूसरा कारण है वो धरती जो अपनी धुरी पे भी घूमती है और साथ में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो पृथ्वी पे
जो हवा है वो हवा एक्चुअल में होता क्या है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पृथ्वी में कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं ज़मीन है, कहीं समुंदर है, कहीं नदी है, तो कहीं ऊंचाई है, कहीं निचाई, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर सूरज की एनर्जी की वजह से टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता है। इस वजह से कहीं पे हवा गर्म होगी, कहीं पे हवा ठंडी होगी, तो गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी और ठंड हवा नीचे की ओर आएगी। इस तरीके से हवा का फ्लो होता है। लेकिन जो हवा धरती पे होती है वो मुख्यतः दो वजहों से होती है। एक तो सूरज की जो विकिरण होता है उसको क्या करता है, हमारा एनवायरनमेंट, अर्थ का एनवायरनमेंट और अर्थ की सरफेस क्या करती है, उसको एब्जॉर्व करती है। और जो दूसरा रीज़न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमने के साथ साथ जो सूर्य की परिक्रमा करती है, इस वजह से जो हवा है वायुमंडलीय दाब की वजह से हवा जो है पृथ्वी पर बनती है। और जो हवा का जो मूवमेंट होता है, हवा का मूवमेंट इस वजह से होता है कि जो सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज के विकिरण की वजह से, चूँकि पृथ्वी का शेप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समुंदर है, कहीं नदी है, तो कहीं पे टेम्परेचर कम होता है और कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस वजह से कहीं डेंसिटी कम होगी और कहीं डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे हवा गर्म हो जाएगी जिस वजह से, तो वो क्या होगे, हवा गर्म हवा हल्की होती वो ऊपर की ओर उठेगी और ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी। इस तरीके से हवा का बहाव होता है। ए विंड मिल कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड दैट कैन बी आइदर यूज डायरेक्टली टू रन द मशीन और टू रन द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वजह से क्या होता है, जिन जगहों पे हमें तेज़ हवाओं के झोंके मिलते हैं, जैसे राजस्थान का जैसलमेर एरिया जो पाकिस्तान बॉर्डर है, और भी राजस्थान में बहुत जगह जगह एरिया है, वहाँ पे बड़ी बड़ी विंड मिल लगाते हैं जिनको कि हम विंड टरबाइन कहते हैं। बड़े बड़े ये वर्टिकल विंड टरबाइन भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन भी होती है, दो तरीके की टरबाइन होती हैं, ठीक। तो जो टरबाइन लगती है, बड़े बड़े आपके पिलर्स हो गए, उस पर सिंगल ब्लेडेड, डबल ब्लेडेड, ट्रिपल ब्लेडेड, आप फैन की तरह देखेंगे, इनको बोलते हैं टरबाइन मशीन लगी होती है, जो कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो हवा जो चल रही होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि वो तेज़ी से रोटेट होता है, और मैकेनिकल एनर्जी से को फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग जनरेटर। ए विंड मिल कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर into mechanical energy that can be either used directly to run the machine or to run the generator to produce electricity। तो इस तरीके से हम विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं। द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ यूटिलाइजिंग विंड एनर्जी, दैट दो तरीके की प्रॉब्लम है विंड एनर्जी यूज़ करने में। फर्स्ट वन इज़ द एनर्जी इज़ अवेलेबल इन डाइल्यूट फॉर्म बिकॉज ऑफ the conversion machine have to be necessarily large. Second is the availability of the energy varies considerably over a day and with the reason। हमें क्या होता है कि चूँकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, इस वजह से एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो मशीन है वो जो है बहुत बड़ी लगानी पड़ती है। तो जो विंड मिल लगाते हैं, जो टरबाइंस होते हैं, उसके ब्लेड बहुत जाइंट्स ब्लेड, बहुत बड़े बड़े ब्लेड हमें लगाने पड़ते हैं। सेकेंड, द अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी वेरीज कंटिन्यूली ओवर ए डे एंड विद द सीज़न। वो हवा का बहाव कभी कम होगा, हवा का बहाव कभी ज़्यादा होगा एक ही दिन में, और सीज़न में कभी गर्मी होगी, कभी जाड़ा, कभी बरसात, तो उस वजह से भी हवा का तो एक सेम स्पीड से हमें प्रॉपर हवा नहीं मिलती। इस वजह से हमें एनर्जी लेवल कभी कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कन्वर्जन में फ़र्क आता है। इस वजह से इफ़िशियंसी जो है वो बहुत अच्छी नहीं मिलती है। अब इसमें सेकंड जो है दैट इज़ टाइडल एनर्जी। तो विंड एनर्जी भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सबका इंट्रोडक्शन हम पढ़ ले रहे हैं। विंड एनर्जी हमने पढ़ लिया, अब हम टाइडल एनर्जी पढ़ेंगे, जो कि आगे के चैप्टर्स में, इस यूनिट के आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइडल एनर्जी, टाइड्स आर जनरेटेड प्राइमरली बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून। दे राइज ट्वाइस ए डे इन मिड ओशियन। द टाइडल रेंज इज़ ओनली अ मीटर। बेसिकली in a tidal power station, water at high tide is first trapped in an artificial basin and then allowed to escape at low tide. The escaping water is used to drive
वाटर टर्बाइंस विच इन टर्न ड्राइव इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। होता क्या है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसको ज्वार को कहते हैं, ज्वार भाटा, इसको कहते हैं हाई टाइड और लो टाइड। तो होता क्या है, धरती पर चंद्रमा का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और सूर्य का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। चंद्रमा चूँकि पृथ्वी के करीब होता है तो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए जिस दिनों फुल मून या न्यू मून होता है तो उस दिन क्या होता है, हमें हाई टाइड, मैक्सिमम टाइड मिलती है। और ऐसे ही जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक डायरेक्शन में पृथ्वी के नहीं होते हैं तो हमें क्या होता है, लो टाइड मिलता है। दिन में 2 बार हाई टाइड और दिन में 2 बार लो टाइड आता है। 24 घंटे 50 मिनट का एक लूनर डे होता है जिसमें हमें 2 बार हाई टाइड मिलता है, 2 बार लो टाइड मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे एक बेसिन बना लेते हैं, बैराज टाइप का बना लेते हैं। जब हाई टाइड आता है, पानी उफान पे होता है, तो उस पानी को क्या करते हैं, उस डैम के फाटक, उसको बोलते हैं स्लॉइस को खोलते हैं और पानी को अंदर ले लेते हैं। और जब लो टाइड का समय होता है तो पानी डैम ऊपर से छोड़ते हैं, जो हमने वाटर एनर्जी स्टोर करके रखी उसको छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे तो वो टरबाइन से होता हुआ वापस समुद्र में जाएगा। तो जब वो टरबाइन से लड़ेगा तो टरबाइन के ब्लेड्स क्या होंगे, रोटेट होंगे, तेज़ी से वो घूमेगा और क्रैंकशाफ्ट के थ्रू जनरेटर से जुड़ा रहेगा, जिसमें कि मैग्नेटिक मूविंग कॉयल होगी और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये फंडा है। तो 2-3 तरीके के प्लांट होते हैं, सिंगल बेसिन, डबल बेसिन, सिंगल साइकिल सिस्टम, डबल साइकिल सिस्टम। तो इस तरीके के जो पावर स्टेशन है, टाइडल पावर प्लांट, वो हम आगे के चैप्टर्स में, इसी यूनिट में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली टाइडल एनर्जी क्या है, जो हाई टाइड और लो टाइड आता है उसमें हम इसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करके पानी को स्टोर करते हैं हाई टाइड के टाइम और लो टाइड के टाइम छोड़ते हैं इन बिटवीन। तो डैम की तरह ये काम करता है और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड इज सोलर एनर्जी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सोलर एनर्जी इन डिटेल इन द previous unit, that is the third unit. तो energy from the sun is called solar energy. The sun's energy comes from nuclear fusion reaction that take place deep in the sun. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब ये हम डिस्कस कर रहे थे सोलर एनर्जी में, क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम आपस में फ्यूज़ होकर के एक नया जो बनाते हैं, नया न्यूक्लियस बनाते हैं। तो उससे क्या होता है फिर एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ऐसे अरबों खरबों हाइड्रोजन जो है, एटम जो है सूरज के अंदर हैं और कई लाख साल के बाद एक हाइड्रोजन एटम का नंबर आता है फ्यूज़न प्रोसेस के लिए। तो इस तरीके से लगातार फ्यूज़न, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सूरज में चलता रहता है, जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में हीट निकलती रहती है और वो हमें सोलर रेडिएशन के थ्रू धरती पर, कुछ डायरेक्ट रेडिएशन होता है, कुछ डिफ्यूज़ रेडिएशन होता है, इस तरीके से वो पृथ्वी पर हमको मिलता रहता है, जो कि हम यूनिट 2 में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो द सन एनर्जी कम फ्रॉम nuclear fusion reaction that take place deep in the sun. Hydrogen nucleus fuse into helium nucleus. The energy from these reaction flow out from the sun and escape into the space. ठीक, तो this is the solar energy. तो हमने पढ़ लिया फॉसिल फ्यूल, पढ़ लिया हमने पेट्रोलियम, पढ़ लिया न्यूक्लियर गैस, पढ़ लिया हमने हाइड्रोलिक एनर्जी, वाटर पावर पढ़ लिया और हमने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लिया। एंड देन लास्टली वी हैव डिस्कस द विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। तो ये हमारा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमने पढ़ लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द बायोगैस, हाउ वी कैन प्रोड्यूस biogas. So we will discuss in the next lecture biological energy, how we can use biological energy for generating the energy, electricity, or we can use biological energy for the cooking purpose also. We will discuss this in the next lecture.